जब कहने लगा कि ये तो आपका बेटा 1 साल भी नहीं रहेगा, इसका 2.5 लाख का उपाय कराओ। ये 2008 की बात है, 7 की। ये वो सफेद बालों वाला, हाँ, लंबे लंबे बाल वाला, लंबे चंद्रमा बालों को वाला। बोलता है सीधा। हाँ, ये नमस्कार बड़ा, आप लोगों को। वो तो डाकू है यार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। नमस्ते। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जयंत भाई नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते गुरु जी अंजलि जी। प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। डॉक्टर साहब नमस्कार। प्रणाम। मेघा जी नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। मीनू नमस्कार। जमील भाई नमस्कार। ठीक है। नमस्कार नमस्कार गुरु जी। हाँ, आज घर पे हो। जय सिंह जी नमस्कार। अच्छा, अभी गुरु जी रास्ते नमस्कार। में। बिल्कुल नमस्कार सर, नमस्कार आपको। गुरु जी मैं बाहर हूँ गुरु जी, फिर भी हम ऑन कर लिया है। ठीक है तो ओके सर। चलिए, हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं और कि प्रश्न में सबसे सावधानी जो रखने की बात आती है वो है कि प्रश्न को सुने बहुत अच्छी तरीके से। अगर हम अच्छी तरह से प्रश्न को नहीं सुन सकेंगे तो हम उसका अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग जैसे प्रवासी के ही विषय में विचार कर लेते हैं, या जब यात्रा की बात करते हैं नवम स्थान से, तो यहाँ किन बातों का विचार करना चाहिए कि हम अपनी यात्रा के विषय में पूछ रहे हैं या प्रवासी के यात्रा के विषय में पूछ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे प्रवासी के यात्रा के विषय में पूछेंगे तो लग्न में प्रवासी को मानेंगे जी। और अपनी यात्रा के विषय में पूछेंगे तो लग्न में स्वयं हम होंगे। जी। इसीलिए शास्त्र में जो लिखता है गमनागम, मतलब गमन और आगमन विचार, गमन होगा नहीं होगा, समझ गए, आगमन होगा और नहीं होगा। और आप सभी को ये मालूम है कि सबसे पहले वहां स्थित राशियों से ही विचार करना है। अगर राशि चर ना हो तो कैसे यात्रा हो, समझ गए, च्युति संभव ही नहीं है, अर्थात स्थान परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद भी आता है कि स्थान परिवर्तन होगा, 1 महीने में नहीं होगा, 3 महीने में होगा, 5 महीने में होगा। यदि तुरंत की बात है तो उसके लिए चर राशि का होना जरूरी है। और यदि हम यहाँ समय की बात करेंगे कि आगे कितने दिनों में यात्रा संभव है, ऐसा भी होगा ना, तब तो हमारे लिए अब चर राशि लग्न में है, स्थिर राशि लग्न में है या द्विस्वभाव लग्न में है, इससे पहले ये जरूरी हो जाएगा कि शीर्षोदयी राशि लग्न में है या नहीं। ठीक उसी तरह से लग्न के साथ नवांश पिछले क्लास में हमने बताया था। तो यदि स्थिर राशि में हो और स्थिर नवांश में हो, द्विस्वभाव राशि में हो और द्विस्वभाव नवांश में हो, तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बनेंगी हमारे पास। तो हम लोगों को सबको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और 2 बातों का ध्यान जरूर रखना है कि पहले लग्न में स्थित राशि और लग्न जितने अंशों पर स्थित है उसके अनुसार उसकी नवांश राशि। आगे जो हम आपके पाठ में दृष्टियों की बात करेंगे उसमें जो नवांश राशि होगा
उसको प्रश्न लग्न में ही समझना है और उसी के ऊपर ग्रहों की दृष्टियों को मानना है। ऐसा नहीं कि सबको नवांश में लेकर के जाकर के देखना है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो लिखा गया शाब्दिक अर्थ भी कुछ अलग निकलता है, लेकिन अभ्यास में वो आता नहीं है। और जब अभ्यास में नहीं आता है, और आप जितना अभ्यास करेंगे आप समझते हैं कि उतना ही आप नियमों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे साधारण रूप से यदि आपको कोई भी, आप हिंदी बहुत अच्छा जानते हैं और आपको कहा जाए कि इसको करेक्ट कर दीजिए, वो जो प्रेस में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो करेक्शन करते हैं, तो जो भी कहते हो, तो उसको अभ्यास है, वो बहुत जल्दी बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा या और कोई भी गलती हो तो उसको पकड़ लेंगे। और हम और आप बहुत अच्छा हिंदी जानने के बाद भी उसको पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाएंगे। समझ गए? क्योंकि वो दिन रात उसी काम को करते हैं, तो वो लाइन को उसी दृष्टि से पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए उनको वो पता है कि यहाँ गलती हो गई, और आप क्या है कि अभ्यास में बहुत छूट गया है और आप कंटिन्यूअस में पढ़ रहे हैं, तो उसको आप अभ्यास पढ़ के निकल जाइएगा, आपका वहां ध्यान नहीं जाएगा। कहीं कोमा फुल स्टॉप अगर छूट भी गया है, आप अच्छा हिंदी जानते हैं, आपको भी उस दिन करेक्शन का काम मिल गया है, लेकिन आप 100% करेक्ट नहीं हो सकते। उसी तरह से ज्योतिष को हमेशा एक तो अभ्यास करना ही चाहिए, साथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस विषय के ऊपर अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप विषय वस्तु को भूल गए हैं, तब आपका अभ्यास जो है वो सार्थक नहीं होगा। हम प्रश्न लग्न पे विचार कर रहे हैं, तो प्रश्न लग्न से संबंधित मोटी मोटी बातें हमारे ध्यान में हमेशा रहनी चाहिए। दूसरी बात कि अब प्रश्न लग्न से संबंधित हम किस बात का विचार कर रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे हमको पता है कि लग्न में स्थित राशि को देखना है, चर स्थिर द्वे स्वभाव, लग्न में के जो नवांश राशि निकल के आते हैं उसको देखना है, और उसको यदि नवांश में देखना है तो ये गलत तरीका है। उसको लग्न पत्रिका में रख करके ही अन्य ग्रहों की दृष्टि साध कर देखना है। ठीक है? प्लस दूसरा चीज जो हम कहेंगे कि प्रश्न आज ही यदि कंप्लीट होना है, आज आएगा कि नहीं, तो यहां शब्द एक ही बढ़ा है कि आज आएगा कि नहीं, अब भी वापस आएगा कि नहीं। तो फिर हमको यहाँ पे पृष्ठोदयी और शीर्षोदयी के चक्कर में नहीं फंसना होगा। अन्य जो भी व्यवस्थाएं बताई गई हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं, उसका ध्यान रखना है, लेकिन लग्न को चर में होना जरूरी हो जाए। ठीक है? ठीक है। और यदि कहेगा कि वापस आएगा कि नहीं, तो वो नहीं पूछ रहा है कि आज ही आएगा, तब आपको फिर इसके विस्तार को समझना होगा। तो हम हमेशा इसलिए कहते हैं कि जो भी प्रश्नकर्ता आए, उसके प्रश्न को यथावत उसके वाणी को नोट कर लीजिए, उसने बोला क्या। क्योंकि आप लोगों को भी लगता होगा पढ़ा तो रहे हैं, मजबूती नहीं आ रही है, समझ में तो आ रहा है, उपयोग कैसे करेंगे। तो हम हमेशा कहते हैं कि ये विषय प्रयोगात्मक है, जितना प्रयोग करेंगे उतना अच्छा बता पाएंगे। तो प्रश्न में तो कम से कम प्रश्न को यथावत लिख लीजिए कि उसने पूछा क्या, और आप उसको 2 बारी पढ़ लीजिए।
कि मैंने समझा क्या। समझ रहे हैं ना? अगर इन दोनों बातों को हम ध्यान में रख लें तो जो प्रश्न पूछा गया और जो मैंने समझा, हम उत्तर उस दिशा में ही जाकर के दे सकते हैं, अन्यथा उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये बीच बीच में मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूं कि हम जो स्टेप बताते हैं उस स्टेप को भूलना नहीं। समझ गए? और भटकना नहीं। अगर आप स्वयं भटकेंगे, और एक आदत और डाल लीजिएगा, यदि अच्छा ज्योतिष बनना चाहते हैं, हम भटक गए, ठीक है, एक बार ये चल जाएगा, लेकिन हम सामने वाले को भटकाने का प्रयास नहीं करेंगे कि हम उसको अलग से बोल रहे हैं, ये गुरु है, ये शुक्र है, ये बाएं है, ये दाहिने है। समझ रहे हैं ना? जिसकी जरूरत नहीं है हम उसको भी घसीट रहे हैं। प्रश्न में जिस भाव की जरूरत है, जिस ग्रह की जरूरत है, हम सिर्फ उसको लेंगे, और सामने वाले को तो ABCD पता नहीं है, तो आप उसके ऊपर क्यों ऐसा कहते हैं कि यहाँ कारक गुरु है, आपका प्रश्न शादी से है, वो तो अभी प्रश्न में अष्टम में चला गया। तो ऐसा हम उसको नहीं भटका रहे हैं, या उसके ऊपर मेरा प्रभाव अच्छा जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। हम स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं, आगे हमारे सीखने में परेशानी होगी। उस दिन जो सामने आया था उसने आपको पैसे भी दिए और समय भी दिया, और आपने एक ही समय का दो उपयोग किया कि सीखा भी और पैसे भी कमाए। और यदि इसमें से आप उसको भटकाते हैं या स्वयं भटकते हैं, तो यहाँ एक ही लाभ हो सकता है कि पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। और प्रत्येक ज्योतिषियों को नित्य सीखना ही पड़ता है। अगर वो ये सोच ले कि अब हम महामहिम हो गए इस विषय के, तो ये हमेशा के लिए उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। वैसे हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार से आचार्यत्व प्राप्त होने के बाद मद घमंड आ जाना एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन यदि हम रोज इस बात को याद करें कि हम ऐसे व्यवहार को नहीं आने देंगे, तो निश्चित रूप से हम इससे बच सकेंगे। चलिए अब आगे हम लोग नित्य की तरह अभ्यास